हेलो गाइस, माँ सतवंती क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू कर चुके थे और 11th क्लास का हमने 3rd चैप्टर शुरू किया था, जिसके हम कई पेजेस कवर कर चुके थे और हम 66 पेज पर आ गए थे। इससे पहले की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, फर्स्ट पार्ट, और आज हम ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। काफ़ी लंबा चैप्टर है तो पार्ट बाय पार्ट पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और कुछ समझ भी नहीं पाएंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। बहुत देर बाद, जैसे हम थोड़ा सा पहले का देख लेते कि हमने क्या पढ़ा था। रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे हम, और जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और इसके ये पेजेस हमने कवर कर लिए थे। मैप के बारे में भी थोड़ा हमने पढ़ा था। जो सम्राट त्राजान का स्वप्न था भारत की विजय का, उसने कुछ इलाकों पर जो अधिकार किया था उन इलाकों को उसके उत्तराधिकारियों ने छोड़ दिया था। और जो प्रथम सम्राट था अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। साम्राज्य का आरंभिक काल ये हम पढ़ चुके थे। फिर डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोमन शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कैसा था, शहरी क्षेत्रों में क्या सुविधाएं थी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी सुविधाएं थी, महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति थी, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत देर बाद 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ, हालांकि 3री शताब्दी के मध्य तक बाइबिल का कॉप्टिक भाषा में अनुवाद हो चुका था। कई स्थानों पर लातिनी भाषा के प्रसार ने उन भाषाओं के लिखित रूप का स्थान ग्रहण कर लिया जिनका पहले से ही व्यापक प्रसार था। ऐसा विशेष रूप से केल्टिक भाषा के साथ हुआ, जिसका लिखा जाना प्रथम शताब्दी के पश्चात बंद हो गया। आर्थिक विस्तार। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल बहुत मुख्य व्यापारिक मदें थीं जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरह तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टिक्यो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सके हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते
रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला रहा। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशिया माइनर, तुर्की जिसको कहते थे, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूर, शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाज़ारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक कमी की गई। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैम्पेनिया, सिसिली, मिस्र में फ़यूम, गैलीली, बाइजैकियम, ट्यूनीशिया, दक्षिणी गौल जिसे गैलिया नाम्बोरनेसिस कहते थे तथा बायटिका, दक्षिणी स्पेन। स्ट्रैबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैम्पेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजैकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसेफस ने लिखा है, प्रदेशवासियों ने जमीन के 1-1 इंच टुकड़े पर खेती कर रखी है। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडल्क्विर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों फंडी से आता था। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरणार्थ नुमिडिया, आधुनिक अल्जीरिया के देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियाँ, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चरागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की आवाजाही से पहले अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठे कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से यह संकेत मिलता है कि हमें रोम की सुमनत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना प्रासंगिक होगा। रोम की काफ़ी उन्नत अर्थव्यवस्था थी। एक क्रियाकलाप भी पढ़ लेते। रोमन साम्राज्य में स्त्रियां कहाँ तक आत्मनिर्भर थी। रोमन परिवार की स्थिति की तुलना आज के भारतीय समाज की परिवार की स्थिति से करो। फ्रांस के दक्षिणी तट के पास ओतभंग पैलेस थी। ये एम्फोरा इतालवी है जिन पर फोंडी झील के निकट के उत्पादक की मुहर लगी हुई है। ये एम्फोरा हैं, ये जो पात्र हैं, जिस पात्र को जिसमें कंटेनरों में कुछ भर के ढुलाई की जाती थी, उसको एम्फोरा बोलते हैं। मिट्टी के बर्तनों के अवशेष
अवशेषों पर काम करने वाले पुरातत्वविद बहुत कुछ जासूसों की तरह होते हैं। क्यों? स्पष्ट करो। एम्फोरा हमें रोम काल के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आर्थिक जनजीवन के बारे में क्या बताते हैं कि वहाँ पे उन एम्फोरा जो पात्र होते थे उनमें क्या क्या भर के रखते थे, उनमें कंटेनरों में क्या क्या निर्यात किया जाता था, भर के गेहूँ निर्यात किया जाता था या शराबें निर्यात की जाती थी, ऐसे जैतून के तेल निर्यात किया जाता था, जैसे ही हमने अभी भी पढ़ा है। ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी इलाकों में भेड़ बकरियों तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की खोज में गंवाले तथा चरवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। चलिए साथ साथ हम ये ब्लू वाला बॉक्स भी पढ़ लेते हैं, जो दासों के प्रति कैसा व्यवहार था। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकेंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया। कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सेनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सेनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सेनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मशालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को क्रियान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाए। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। दास प्रजनन गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासी और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे। सामने के पृष्ठ पर आरंभिक 3वीं शताब्दी ईस्वी चर्चल अल्जीरिया की पच्चीकारी, यहाँ कृषि के दृश्य, ऊपर बीज बोना व हल चलाना, नीचे अंगूर के बागानों में काम करना, ये सब दासों के काम होते थे। चलिए श्रमिकों पर नियंत्रण अब ये देखते हैं। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व पश्चिमी एशिया दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था। तथापि यह बात गणतंत्रीय काल में इटली के मामले में सही हो सकती है, जहां अगस्टस के शासन काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों की पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो तथा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्राय क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रख सकते थे। नीरो के शासनकाल में घटी एक प्रसिद्ध घटना के बारे में देखिए कि इतिहासकार क्या कहता है। हाशिए पर बॉक्स में ये जो अभी कत्ल कर देने वाली बात है उसी के बारे में बात हो रही है। इतिहासकार क्या कहता है। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतन भोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे, जिससे इन गुलाम श्रमिकों को रखने की लागत बढ़ जाती थी। इसलिए संभवतः बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे। कम से कम पूर्वी प्रदेशों में तो ऐसा ही हुआ। दूसरी ओर इन दासों और मुक्त व्यक्तियों अर्थात ऐसे दास जिन्हें उनके मालिकों ने मुक्त कर दिया था को व्यापार प्रबंधकों के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। यहाँ स्पष्टतः उनकी अधिक संख्या में आवश्यकता नहीं थी। मालिक अक्सर अपने गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर व्यापार चलाने के लिए पूंजी यहाँ तक कि पूरा का पूरा कारोबार सौंप देते थे।
कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ध्यान दिया। दक्षिणी स्पेन से आए पहली शताब्दी के लेखक कोलुमेला ने सिफारिश की थी कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों तथा औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए ताकि उत्पादन लगातार होता रहे, क्योंकि दास संबंधी श्रम समय की हानि ऐसी मदों की लागत से अधिक बैठती है। नियोक्ताओं की यह धारणा थी कि निरीक्षण यानी देखभाल के बिना कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करवाया जा सकता। इसलिए मुक्त तथा दास दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। कोल्लुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया था कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। इससे पता चलता है कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। वरिष्ठ प्लिनी, एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान के लेखक, ने दास समूहों के प्रयोग की यह कहकर निंदा की है कि यह उत्पादन आयोजित करने का सबसे खराब तरीका है, क्योंकि इस प्रकार अलग अलग समूहों में काम करने वाले दासों को आमतौर पर पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था। ऐसे तरीके कठोर और क्रूर प्रतीत होते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि आज विश्व में अधिकांश फैक्ट्रियां श्रम नियंत्रण के कुछ ऐसे ही सिद्धांत लागू करती हैं। वास्तव में रोमन साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिंसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती है, उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता है और उन्हें फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते हैं। कृषि श्रमिक अवश्य ही थके थके से रहते होंगे और उन्हें नापसंद किया जाता होगा, क्योंकि 3री शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख है, जिसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे थे ताकि उन्हें खेती के काम में न लगना पड़े। संभवतः यही बात अधिकांश फैक्ट्री और कारखानों पर लागू होती थी। 398 के एक कानून में यह कहा गया है कि कामगारों को दागा जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी मालिक कामगारों के साथ ऋण संविदा के रूप में करार कर लेते थे ताकि वे यह दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं, और इस प्रकार वे अपने कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। 2री शताब्दी के प्रारंभिक अवधि का एक लेखक हमें बताता है कि हजारों श्रमिक गुलामी में काम करने के लिए आत्मसमर्पण करते हैं, हालांकि वे मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से गरीब परिवारों ने तो जीवित रहने के लिए ही ऋणबद्धता स्वीकार कर ली थी। हाल ही में खोजे गए आइंस्टीन के पत्रों में से एक पत्र से हमें यह जानकारी मिलती है कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे। अगस्टीन ने एक बार अपने एक वकील मित्र से पूछा कि पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या इन बच्चों को आज़ाद किया जा सकता था। ग्रामीण ऋणग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66 ईस्वी के ज़बरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र बॉन्ड नष्ट कर डाले। फिर भी हमें इस संबंध में यही सही स्थिति समझने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए और सीधे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि अधिकतर श्रमिकों पर इन तरीकों से दबाव डाला जाता था। 5वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सम्राट एनास्टेसियस ने ऊंची मजदूरियां देकर और समूचे पूर्वी क्षेत्र से श्रमिकों को आकर्षित करके 3 सप्ताह से भी कम समय में पूर्वी सीमांत क्षेत्र में दारा शहर का निर्माण किया था। कुछ दस्तावेजों से यह अनुमान भी लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी तक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी भाग में, वेतनभोगी श्रमिक कितने अधिक फैल गए थे। सामाजिक श्रेणियाँ। यह विद्रोह जुडेसा में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। 3 ऐसे लेखकों का उल्लेख किया गया है जिनकी रचनाओं का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि रोम के लोग अपने कामगारों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उस अनुभाग को स्वयं फिर से पढ़िए और उन 2 तरीकों का वर्णन कीजिए जिनकी सहायता से रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखते थे। अश्वारोही।
इक्वाइट्स या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। आइए अब हम अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसियस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, एक तो इतिहासकार ये हो गया, एक प्लिनी है, टेसियस हो गया, वर्णन इस प्रकार किया। सेनेटर अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य हैं। जनता का सामान्य वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फूहड़ निमंतर वर्ग यानी कमीनकारू, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में, जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ, टेसियस द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे, अरिस्टोक्रेसी। और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी तथा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीके से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिसमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टैसिटस ने इस सम्मानीय मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रित के रूप में वर्णन किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। उनसे नीचे भारी संख्या में निमंतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से हुमिलियोरस यानी निमंतर वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे। स्वनियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम, जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलंपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि रोम स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कारनामों की खुलकर निंदा की। आलोचना यह है कि तत्व अभिजात
एवं श्रेष्ठ जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं करते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो ये बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला करें। परवर्ती पुराकाल, जो कि 4वीं से 7वीं शताब्दी तक था। पहले ये पढ़ लेते हैं। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने आप में वह सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। एक घुड़दौड़ का मैदान, हिप्पोड्रोम, अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोम परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। परवर्ती पुराकाल। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन 7वीं राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के समय प्रारंभ हुए। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूहों के रूप में उभर आए। लगता है आज हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ऐसा करते हैं, हम एक और वीडियो 3 पार्ट बना लेंगे हम इनको। नहीं, थोड़ा ही रहता है। चलो आज हम कवर कर ही लेते हैं इसको। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कंस्तुंतनिया का निर्माण, जहां तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। पहले इसे बेंजाइटाइन कहा जाता था। यह नई राजधानी 3 ओर समुद्र से घिरी हुई थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातत्व अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं और अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पाइरस
पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज में अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सॉलिडस लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दियों में 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मॉस जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी का एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी विविधताहीन ही नहीं था, अर्थात परिवर्तित पूरा काल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थीं। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे। ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते थे। 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी थी कि जितनी कि आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिशपों की कोशिशों के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वास तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों गोथ, वेंडल, लोम्बार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच नष्ट कर दिया, गौल में फ्रैंको का राज्य और इटली में लोम्बार्डो का राज्य। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिसे दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वेंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासकों, जो 3वीं शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। मिस्र ने तो आक्रमण कर दिया, लेकिन एक बार ये देख लेते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा है ये। अच्छा, ये इसका हिस्सा है, पूरी मूर्ति नहीं है। एक आश्म, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकाश्म है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी और उनमें आंतरिक एकरूपता है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। अब इसको देख लेते हैं। 79 ईस्वी में बना कोलोसियम, जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। काफ़ी बड़ा एक तरह से मतलब प्लेस था जहाँ पे इतने सारे दर्शक एक साथ बैठ सकते थे। प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। बाइजेंटियस, अब रोमन साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था।
ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत ज़ोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्य की जीते जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीते सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई। जैसा कि हम अगले विषय 4 में देखेंगे, अरब प्रादीपीय और वहां रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। ये यहाँ पर पूरा इस्लाम को दिखा रखा, पश्चिमी एशिया दिखा रखा है, जिसमें सहारा मरुस्थल को हमने पहले भी देखा था। ये काला सागर है, कंस्तुंतनिया आर्मेनिया, कैस्पियन सागर है, समरकंद अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर अरब सागर है, इसके पास में ही अपना इंडिया है। यहाँ पर ये सिंधु नदी है दिखाई दे रही है, फारस, ईरान, फारस की खाड़ी, दजला, फ्रात नदियाँ, और ये लाल सागर, नील नदी जो मिस्र में बहती है, मक्का, मदीना, अरब सागर। चलिए, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ये एक लिस्ट दिखाई गई है जो कि तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोम साम्राज्य से रिलेटेड है, कि वेंडल लोगों ने अफ्रीका के प्रदेशों पर कब्जा किया, कब ईरान में नया वंश स्थापित हुआ जिसे उनके पूर्वज ससान के नाम से भी ससानी कहा गया है। उनके पूर्वज थे ससान, उनके नाम पर ही ससानी साम्राज्य कहा गया। चलिए, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आज आपने हमारा थोड़ा ज़्यादा समय हमारे साथ बिताया और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे और आपका और हमारा रिश्ता ऐसे ही बरकरार रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप सबका प्यार ऐसे ही हमें मिलता रहे। थैंक यू।